लास्ट क्लास में कहां तक समझा दिया था? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में हम समझ रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ये बच्चों हमने समझ लिया था। इसमें ही अब अगली इंटरेक्शन, नॉन इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस ये बच्चों ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें एक जीन या एक एलील दूसरी जीन के इफेक्ट को सप्रेस करता है। मतलब एक जीन जाकर दूसरी जीन के इफेक्ट को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है। अभी तक तो हम पढ़ते थे कि एक जीन दूसरे जीन की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करने का काम करता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये मैंने वन जीन ली है और ये यहाँ पर ले लिए सेकंड जीन। ये सेकंड जीन जो भी अपना काम करना चाहती है, कलर देना चाहती है, जो भी शेप देना चाहती है, अपना काम कर रही है। लेकिन इस पहली वाली जीन ने ऐसा कुछ किया कि इस दूसरी वाली जीन ने अपना एक्सप्रेशन करना बंद कर दिया। मतलब पहली जीन के इफेक्ट की वजह से दूसरी जीन प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाई, तो दूसरी जीन ने अपना इफेक्ट करना बंद कर दिया। तो ये जीन इसके इफेक्ट को सप्रेस कर रही है और यही सप्रेस करने वाली प्रोसेस को नाम दिया जाता है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में जो जीन सप्रेशन करती है ऐसी जीन को नाम दिया जाता है एपिस्टेटिक जीन, और जिस जीन का सप्रेशन हो जाता है ऐसी जीन को नाम दिया जाता है हाइपोस्टेटिक जीन। दो तरह की होती है, एपिस्टेटिक, हाइपोस्टेटिक। जो सप्रेशन करती है एपिस्टेटिक और जिसका सप्रेशन हो जाता है हाइपोस्टेटिक। अब बच्चों ये एपिस्टेटिक जीन में दो तरह के एलील हो सकते हैं, या तो इसका डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील। अगर इसका डोमिनेंट एलील जाके इसको सप्रेस करे, ऐसा हो सकता है कि डोमिनेंट एलील गया और सप्रेशन कर दिया, तो अगर डोमिनेंट एलील सप्रेशन करे तो उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कह देंगे, और अगर रिसेसिव एलील जाके इसको सप्रेस करे तो इसे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कह देंगे। यानी एपिस्टेसिस भी देखा जाए तो टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट एलील की वजह से हो तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एलील की वजह से हो तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। मैं आप लोगों को दोनों समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको सिखाने वाला हूं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। पहले नंबर पे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस को समझते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता क्या है? डोमिनेंट एलील जाके यहां पर सप्रेशन करने वाला है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो नीट में पूछा जा चुका है और वो आता है फ्रूट कलर इन समर स्क्वेश। फ्रूट कलर इन समर स्क्वेश। समर स्क्वेश या इसको कुकुरबिटा पेपो के नाम से भी जानते हैं। ये समर स्क्वेश कुकुरबिटा पेपो, ये बच्चों कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है। कुकुरबिटा पेपो एक तरह से खीरा से मिलती जुलती वैरायटी है। जो ककड़ी खीरा हम खाने में यूज करते हैं उनसे मिलती जुलती वैरायटी होती है। और इसमें भी बच्चों ध्यान रखना, हम इसके फ्रूट कलर को स्टडी करें, फ्लावर कलर नहीं। इसका जो फ्रूट है, खीरा है, वो कौन से कलर का बनता है। यहां पर बच्चों दो तरह के कलर देखे जाते हैं इस समर स्क्वेश में। या तो बच्चों बनता है येलोइश कलर या बनता है यहाँ पर ग्रीन कलर। दो तरह के खीरे बनते हैं, येलो कलर और ग्रीन कलर। इनमें से येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है। येलो डोमिनेंट है तो इसको मैं कैपिटल वाई से इंडिकेट कर देता हूं, ग्रीन के लिए मैं स्मॉल वाई लिख देता हूं। अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पर कैपिटल वाई है और एक बार मैं स्मॉल वाई लिख के देखता हूं कि कौन कौन सा कलर आ सकता है। कैपिटल वाई की वजह से जब भी कलर आएगा आप सभी जानते हैं कौन सा आना चाहिए, येलो। बताओ, कैपिटल वाई है तो येलो कलर, स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन, स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन। मतलब यहां हमने सिंपल समझ लिया कि ये जीन जब जब कैपिटल वाई फॉर्म में है येलो कलर दे देगी, स्मॉल वाई फॉर्म में है ये ग्रीन कलर दे देती है। अपना नॉर्मल काम करना था वो कर दिया। ये तो बच्चों एक जीन है, लेकिन यहां पर हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं तो दूसरी जीन और इंटरेक्ट करने आती है, और वो जो दूसरी जीन होती है उस दूसरी जीन को मैं नाम दे दूंगा एपिस्टेटिक जीन। ये एपिस्टेटिक जीन जो यहां पर होती है इसको हम बच्चों डब्ल्यू से लिख रहे हैं। इसके दो अलील हो सकते हैं, या तो कैपिटल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू। अब मैंने क्या किया, एक बार तो इसका यहां पर कैपिटल अलील लिया, एक बार यहां रिसेसिव लिया, एक बार यहां कैपिटल अलील लिया मतलब डोमिनेंट लिया, और एक बार यहां रिसेसिव लिया। अब वाई की वजह से आप जानते हैं येलो कलर आना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा कौन सा अलील आ गया, डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू अलील ऐसा कुछ करता है कि इससे ये येलो कलर भी एकदम व्हाइट में चेंज हो जाता है। आप जरा सोचिए, खीरा जो है वो व्हाइट कलर का हो गया, जहां येलोइश कलर का था पकने के बाद व्हाइटिश कलर का हो गया, मतलब एकदम से खराब ही हो गया। तो इसकी वजह से यहां इसका इफेक्ट क्या कहीं ना कहीं घट गया। इफेक्ट का घटना इसी को कहा जाता है सप्रेशन। इसे बच्चों सप्रेशन नाम दिया जाता है। तो बताओ, ये अलील इसके इफेक्ट को बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है, मतलब क्या कराता है, सप्रेशन। व्हाइट कलर आ गया मतलब एकदम खराबी हो गया।
अब सोचिए, स्मॉल डब्ल्यू है तो येलो का येलो रहा, लेकिन जब कैपिटल डब्ल्यू आया तो इसने इसको ग्रीन को भी सप्रेस किया, इसका भी बच्चों यहां पर कर दिया सप्रेशन, और इसको भी चेंज कर दिया व्हाइट। तो एक बात आपने नोटिस की, जब जब ये डोमिनेंट अलील आया तब तब यहां पर सप्रेशन देखने को मिला। अच्छा, कब कब सप्रेशन आया? जब जब डोमिनेंट अलील। सप्रेशन के लिए हम वर्ड बोलते हैं एपिस्टेसिस। सप्रेस करना मतलब एपिस्टेसिस करना। बताओ, एपिस्टेसिस डोमिनेंट अलील कर रहा है या रिसेसिव? तो जब जब ये डोमिनेंट अलील आया तब तब सप्रेशन आया, इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को नाम दे देंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, क्योंकि डोमिनेंट अलील यहां पर सप्रेशन करने का काम कर रहा है, तो इसी को हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस का नाम दिया। क्लियर? ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है। इसको बच्चों समझने के लिए हम यहां पर एक क्रॉस भी कर लेते हैं। इस क्रॉस में सबसे पहले हमने पेरेंट्स को लिया, इन पेरेंट में एक में व्हाइट कलर के फ्रूट्स लिए, और जिसका क्रॉस दूसरे के साथ करा रहे हैं उसमें ग्रीन कलर के फ्रूट कलर है। व्हाइट के लिए जीनोटाइप लिखा डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल वाई, और यहां सारे रिसेसिव एलील है, मतलब वही प्योर पेरेंट्स है। इन प्योर पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो ये F1 जनरेशन आती है। यहां F1 का जीनोटाइप बोलो बच्चों क्या आएगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सभी बच्चों बताना कौन सा कलर? हाँ, ये कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। क्या इससे व्हाइट आ जाएगा? आना तो ग्रीन चाहिए था लेकिन आया, आना तो येलो चाहिए था लेकिन आया क्या बच्चों? व्हाइट। सप्रेशन हो गया। अब बच्चों हमें इस F1 से F2 जनरेशन निकालनी है। आप सभी जानते हैं F2 निकालना है तो इसका यहां पर कराना पड़ेगा सेल्फिंग। जैसे ही वर्ड बोला सेल्फिंग, समझ गए? W स्मॉल w y स्मॉल y का किसके साथ क्रॉस? W स्मॉल w y स्मॉल y के साथ ही ये बच्चों हम यहां पे क्रॉस करने जा रहे हैं, मतलब सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करेंगे। चेकर बोर्ड बना के देखें तो 16 का चेकर बोर्ड बनता है, लेकिन हमें तो चेकर बोर्ड बनाना ही नहीं है, हम तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। और डायरेक्ट लिखने का तरीका आप लोगों को अब आना चाहिए। कैसे लिखा जाता है बोलो? W डैश y डैश, अगला बोलो W डैश स्मॉल y स्मॉल y, अगला स्मॉल w y डैश स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। क्या लिख सकते हैं इसे? अच्छा, ये कितने बनते हैं 16 में? 9। ये बोलो 3, ये और ये। अच्छा, यहां पर कलर मैं नहीं बताऊंगा, बोलो। हाँ, यहां तो इन दोनों ही केस में क्या ओवरऑल कलर व्हाइट बनेगा? चलिए, यहां तो बन गया व्हाइट, यहां येलो, वेरी गुड, यहां आ गया येलो कलर, बोलो यहां ग्रीन। अब मैं आपसे यहां पर पूछूं, व्हाइट टोटल कितने बन गए? 9 प्लस 3 क्या 12 हो गए? बताओ, येलो 3 और ग्रीन 1, फिनोटाइपिकेशन निकालो। 12:3:1, ये पीआर रेशियो आ गया 12:3:1। लेकिन मैं पूछूंगा जीआर कितना? कितना आएगा? 1:2:4, 1:1:1। कौन सा रेशियो चेंज नहीं होता? जीनोटाइपिक रेशियो। इतना सारा समझाने के बाद एग्जाम में सबसे फेमस क्वेश्चन, एग्जाम्पल और फिनोटाइपिक रेशियो। इसका एग्जाम्पल लीड में आ चुका है बेटा। एक बार क्वेश्चन आया था, समर स्क्वेश में फ्रूट कलर किसको शो करता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो समर स्क्वेश में फ्रूट कलर डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो करता है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? 12:3:1। तो 12:3:1 यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो आता है। क्लियर? इसमें कुछ बातें लिख लीजिए। एपिस्टेसिस, in this interaction, one gene inhibit the expression of, inhibit या suppress the expression of another non-allelic gene, another non-allelic gene, another non-allelic gene। इसमें को लिखना एपिस्टेटिक जीन क्या होता है? एपिस्टेटिक जीन, gene which inhibit the, gene which inhibit the expression of other gene, gene which inhibit the expression of other gene। हाइपोस्टेटिक जीन, अगला पॉइंट, हाइपोस्टेटिक जीन, gene whose expression, gene whose expression
टू बी इनहिबिटेड, जिसका एक्सप्रेशन इनहिबिट होगा वो कहलाती है हाइपोस्टेटिक। आगे लिखो एपिस्टेसिस टू टाइप, एपिस्टेसिस टू टाइप, उसमें सबसे फर्स्ट लिखिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस लिखिए इसमें। इन दिस इंटरेक्शन, in this interaction, the dominant allele of the dominant allele of epistatic gene, dominant allele of epistatic gene inhibit the inhibit the expression of inhibit the expression of hypostatic gene, inhibit the expression of hypostatic gene. Example: fruit color in summer squash. फ्रूट कलर इन समर स्क्वेश, इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा, कुकुरबिटा पेपो। और ये बना लो फटाफट। और एग्जांपल इंपॉर्टेंट टिक करना है ना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट।
अगला केस लेते हैं। अगला केस लेते हैं और वो है कोट कलर इन माइस, जो कि रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। रिसेसिव एपिस्टेसिस वर्ड से समझ में आता है कि इसमें जो रिसेसिव अलील है वो बच्चों यहाँ पर एपिस्टेसिस शो करेगा। कौन सा अलील? रिसेसिव। तो रिसेसिव अलील अगर एपिस्टेसिस शो करे तो उसी को हम नाम दे देते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस रिसेसिव एपिस्टेसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है कोट कलर इन माइस। माइस में कोट कलर। यहाँ पर बच्चों मैंने आपके सामने माइस के 3 कलर लिखे हैं। इसमें एक है एल्बिनो, ब्लैक, अगोती। एल्बिनो का मतलब होता है कलरलेस, कि वहां पर माइस में कोई कलर नहीं बना, तो एल्बिनो कलर है। ब्लैक मतलब ब्लैकिश कलर। अगोती मतलब जो जनरली हम चूहे का ब्राउनिश कलर देखते हैं, पूरा टाइप का, वही कलर अगोती कलर होता है। अच्छा, हर चूहे की ख्वाहिश है कि उसका कलर अगोती बने, क्योंकि बच्चों वो अगोती में बहुत स्मार्ट दिखता है। तो हर चूहा कौन सा कलर लाना चाहता है? अगोती। हर चूहे की यही ख्वाहिश है कि उसका कलर अगोती हो, ये उसका फेवरेट कलर। इस अगोती कलर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होती है कैपिटल ए। ये कैपिटल ए जीन ब्लैक को अगोती में चेंज कराती है। यानी इस कैपिटल ए जीन का अगर हम रोल समझे तो कैपिटल ए जीन का मेन रोल यही है कि जब कैपिटल जीन आ जाए, ए जीन आ जाए, तो इससे अगोती कलर बन जाए। अगर कैपिटल ए जीन आ जाए तो इससे अगोती कलर बन जाए। लेकिन अगर स्मॉल ए आए तो ये स्टेप ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगी और ब्लैक कलर तो कम से कम आ ही जाए। मतलब यहां पर इतना सा कंसेप्ट है, कैपिटल ए है तो अगोती आ जाएगा, और अगर मैं इसको रिसेसिव कर दूं मतलब ये रोक दूं, तो ब्लैक कलर तक तो आ ही जाए। बताओ कैपिटल ए कौन सा कलर लाना चाहता है? अगोती। और स्मॉल ए कम से कम ब्लैक तो लाना ही चाहता है। अब इनके साथ यहाँ पर एक स्पेशल जीन अटैच है जिसका नाम है सी जीन। यहाँ पर एक जीन काम करती है, वो सी है। अब इस सी को मैं एक बार डोमिनेट लेता हूं, एक बार रिसेसिव यहाँ पर लेके समझते हैं। मैंने यहाँ पर सी को डोमिनेट लिया। बताओ सी डोमिनेट है, एल्बिनो क्या ब्लैक में चेंज होगा? बोलो बोलो। और ए भी डोमिनेट है, तो क्या ब्लैक भी अगोती में चेंज हो जाएगा? मतलब यहाँ पर सबसे परफेक्ट कलर अगोती आएगा। दोनों डोमिनेट है, ये भी डोमिनेट, ये भी डोमिनेट, तो कलर अच्छा बन गया अगोती। अब सोचिए, मैंने इस पहली वाली स्टेप को रिसेसिव कर दिया, पहली वाली स्टेप को ही रिसेसिव कर दिया, तो बताइए ये ब्लैक कलर बनेगा या नहीं बनेगा? अगर यही नहीं बना तो आगे का कुछ भी काम नहीं होगा। तो बताओ कलर कौन सा रहेगा? अच्छा, चूहा तो चाहता था कौन सा कलर आए, लेकिन यहाँ अगोती ना आकर क्या यहाँ एल्बिनो आ जाएगा? अच्छा, चूहा खुश हो गया, नाराज हो जाएगा? क्योंकि उसका तो बेकार कलर आ गया। तो चूहा तो सोचेगा ये कौन सा कलर आ गया, नाराज हो गया। तो बताइए क्या यहाँ पर नाराज हो गया मतलब एक तरह से क्या सप्रेशन हो गया? सप्रेशन आ गया, चूहा नाराज। अच्छा, कैपिटल सी है, कैपिटल सी है, क्या ब्लैक कलर आ जाएगा? स्मॉल सी है तो कम से कम यहां तक तो रहेगा, चलो ठीक है, ब्लैक कलर तो आया ही। अगर हम रिसेसिव वाली ले ले, अब सोच समझ कर तरह, जैसे रिसेसिव वाली लिया, स्मॉल सी को लिया, ये स्टेप ब्लॉक हो गई। कलर बोलो बोलो बोलो। मतलब यहाँ ब्लैक भी नहीं आया, इस ब्लैक को भी उसने किसमें चेंज कर दिया? एल्बिनो में। मतलब यहां पर भी हो गया सप्रेशन। तो एक बार जरा नोटिस करिए, इस बार सप्रेशन कब आया? जब ये डोमिनेंट अलील है या रिसेसिव अलील? अच्छा, रिसेसिव अलील जब जब था क्या सप्रेशन हुआ? सप्रेशन के लिए वर्ड लिखते हम एपिस्टेसिस, लेकिन रिसेसिव अलील करता है इसलिए इसको नाम दिया गया रिसेसिव एपिस्टेसिस। अरे बात समझ में? तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का बेस्ट एग्जांपल बताओ, कॉड कलर इन माइस। अब यहां डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। बताइए ये टोटल कितने बनेंगे? ये वाले 9। अरे दोनों डोमिनेंट है, ये 3, ये 3 और ये 1। अब हम इसको चेक करें, सोच समझ के बताना। यहां पर अगोती, ये अगोती टोटल बन जाएंगे 9, ये तो बनेंगे 9। अब मुझे इतना बताओ, यहां पर ब्लैक कितने बनेंगे? 3, तो ब्लैक बन जाएंगे 3। अच्छा, एल्बिनो कितने बने सोचो? 3 एल्बिनो ये है, एक एल्बिनो ये है, तो टोटल एल्बिनो क्या यहां पर 4 बन जाएंगे? तो रेशो आ गया 9:3:4। ये बच्चों यहां पर फिनोटाइपिक रेशो आएगा 9:3:4 का। अगर मैं आपसे कहता बच्चों जीनोटाइपिक रेशो निकालो, बताओ जीनोटाइपिक रेशो 1:2:4 1:2:1:2:1।
कौन सा रेशियो चेंज नहीं होता? क्या फिनोटाइप बदल जाते हैं बच्चों? तो यहां पर हमने क्या सीखा? एपिस्टेसिस कितने टाइप की? डोमिनेंट और एक एक बार सब एग्जांपल जरूर बोलेंगे, यही याद होना चाहिए। डोमिनेंट का एग्जांपल फूड कलर इन समर स्क्वेश, और रिसेसिव का एग्जांपल कॉड कलर इन माइस, और कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल फ्लावर कलर इन लेथाइरस ऑडोरोटर। अरे 3 एग्जांपल है, तीनों के एक एग्जांपल बता रखे। ये ध्यान रखो, अपनी एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हैं बेटा, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पहले के एनसीईआरटी में हुआ करता था, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ये 3 इंटरेक्शन तो अच्छे से याद रखें, और याद भी बस 2 चीजें कर लो। एग्जांपल रेशियो लिख लीजिए, रिसेसिव एपिस्टेसिस। इन दिस इंटरेक्शन, recessive epistasis, in this interaction the recessive allele of epistatic gene, the recessive allele of epistatic gene inhibit the expression of hypostatic gene. Inhibit the expression of hypostatic. Example, coat color in mice. कुछ नहीं पूछा। हाँ, जेनेटिक्स में बच्चों में एक बार पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। अब इन्हीं को थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब जो हम सीखेंगे वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ने वाले। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर लिया जाता है वो क्वांटिटेटिव होता है। अब इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आप समझ गए, तो आप एक तरह से पॉलीजेनिक का सब कुछ समझ जाओगे। तो हम इसी को समझने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर हम उसको कहते हैं जो बच्चों डोमिनेंट एलील की नंबर पर डिपेंड ना करे, तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे डिपेंड करे। और क्वांटिटेटिव उसको कहा जाता है जो डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड करे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। पी प्लांट की हाइट। इस पी प्लांट की हाइट को समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा जीनोटाइप, यहां पर हमने लिखे डोमिनेंट अलील कितने कितने हैं, नंबर्स, और उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या क्या।
मैंने यहां पर जीनोटाइप लिखा, इस जीनोटाइप में यहां लिखा टी टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। सोचिए डोमिनेंट एलील कितने, 2 1 0। अब हाइट निकाले, यहां पर जो हाइट आती है सिखाने के लिए लेता हूं 30 सेंटीमीटर आई, यहां सिखाने के लिए मैंने 10 सेंटीमीटर आई। अब यहां बताओ 30 या 20, हाँ बताओ डोमिनेंट एलील कितने, हाइट कितनी, डोमिनेंट कितना 1, लेकिन फिर भी हाइट 30 यार, फिर भी हाइट कितनी आती है 30। तो एक बात हमने बहुत अच्छी सीखी, डोमिनेंट एलील 2 है या 1 है इससे फर्क नहीं पड़ता, डोमिनेंट एलील 2 है या इससे 1 इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइट तो वही 30 की 30 आ रही है। यहां मेन बात आती है कि डोमिनेंट एलील की क्वालिटी है या नहीं। जरा सोचिए, क्या यहां पर डोमिनेंट एलील की क्वालिटी है तो 30, क्या क्वालिटी है तो 30, क्वालिटी तो 10 आ गया। तो मेन बात किसका है, क्वालिटी का या क्वांटिटी का। क्वालिटी मतलब कैपिटल टी होना चाहिए, बस कैपिटल टी है मतलब 30 आ जाएगा, कैपिटल टी नहीं है तो 10 आएगा। तो क्वालिटी का रोल है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इस क्वालिटेटिव कैरेक्टर में ये 30 सेंटीमीटर, ये तो आ गया मैक्सिमम एक्सप्रेशन, 10 सेंटीमीटर आ गया मिनिमम। तो एक एक्सप्रेशन तो मैक्सिमम हो गया, एक मिनिमम हो गया, बीच के इंटरमीडिएट नहीं मिले, यानी यहां मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर अब हम पढ़ेंगे, इसमें आपको नोटिस करना होगा कि इसमें इंटरमीडिएट भी बनते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करने के लिए 5 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। इन 5 जीन्स को समझाने के लिए मैंने यहां पर उनका जीनोटाइप लिखा, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील कितने हैं, डोमिनेंट अलील कितने हैं, और यहां पर उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या क्या चलती है, इस बात को हम सीखें। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहां पर जीन 5 ली है, तो बताओ कितने अलील हो सकते हैं। हर जीन के दो दो अलील होते हैं, तो कितने अलील हो सकते हैं, 10। बताओ अलील कितने हो सकते हैं, 10। जैसे ए का 2 अलील, बी जीन के 2 अलील, सी का 2 अलील, डी का 2 अलील, ई का 2। 5 जीन है, ए बी सी डी ई, सबके दो दो अलील है। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील सिखाने के लिए मैंने मैक्सिमम 10 दे दिए, 10 अलील है, 5 जीन है, 10 अलील बन जाएंगे। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी लिखा, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल लिखा। यहाँ इस बार डोमिनेंट अलील मैंने कर दिया 8। फिर मैंने यहाँ लिखा ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी सी स्मॉल सी डी स्मॉल डी कैपिटल ई, डोमिनेंट अलील कर दिया 6। फिर लिखा ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी सी स्मॉल सी डी स्मॉल डी ई स्मॉल डी, डोमिनेंट अलील कर दिया 5। और यहाँ लास्ट में ले लिया मैंने सारे के सारे रिसेसिव, सब रिसेसिव ले लिया, मतलब डोमिनेंट अलील 0 कर दिया। अब जरा सोचिए, सारे के सारे डोमिनेंट अलील है, क्या हाइट मैक्सिमम आएगी। और हमने समझने के लिए ले लिया कि यहाँ ह्यूमन की जो हाइट है ये 200 सेंटीमीटर आई, मैक्सिमम आई। 200 सेंटीमीटर का एक लंबा सा आदमी बन गया, 200 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पर डोमिनेंट अलील कितने हैं, 8। लेकिन एक बात नोटिस करो, क्या ए जीन डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, सी भी डोमिनेंट, डी भी डोमिनेंट, ई भी डोमिनेंट। अगर सबके डोमिनेंट अलील साथ साथ है तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहां पर हाइट भी 200 ही आना चाहिए। अरे बात समझ में, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था 200, लेकिन यहां जब हाइट नोटिस की गई तो वो 180 सेंटीमीटर आई, मतलब हाइट कम हो गई। फिर इसमें भी देखा जाए तो सबके डोमिनेंट अलील साथ थे, तो यहां पर भी 180 आना चाहिए था, 200 आना चाहिए था, लेकिन हाइट आई 160 सेंटीमीटर। यहां पर चेक किया तो हाइट आई 150 सेंटीमीटर। एक बात आप नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे डोमिनेंट अलील कम होते जा रहे हैं, क्या हाइट भी कम होती जा रही। बताओ हाइट किस पर डिपेंड कर रही है, डोमिनेंट अलील की नंबर पर, क्या उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, क्या उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। और क्वांटिटी पे डिपेंड करे इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ये क्वांटिटी का खेल आ गया। अच्छा, अब यहां पर लास्ट वाले में देखो डोमिनेंट एलील एब्सेंट है, तो क्या ये पैदा नहीं होगा, हाँ जिसमें सारे रिसेसिव उसको पैदा होने का हक नहीं, नहीं पैदा तो होगा, बस एक मिनिमम हाइट आ जाएगी। बस सिखाने के लिए लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर आ जाती है, यहां पर एक मिनिमम हाइट आ गई। तो बताओ ये 200 सेंटीमीटर क्या मैक्सिमम है, 100 क्या है मिनिमम, ये बीच में सारे इंटरमीडिएट। मतलब इस वाली हाइट को तो मैंने कह दिया कि ये हाइट आ जाती है मैक्सिमम, और ये वाली हाइट आ जाती है मिनिमम, और ये बीच में जितने भी है ये सारे के सारे यहां पर बन जाते हैं इंटरमीडिएट। एक बात आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डोमिनेंट अलील बढ़ाता जाऊं क्या हाइट बढ़ती जा रही है, कितने डोमिनेंट अलील है 0, हाइट 100। अच्छा एक डोमिनेंट कर लेता हूं तो हाइट 110 आ जाती है, 2 डोमिनेंट करूं तो 120, 3 तो 130, 5 तो 150, 6 तो 160, 7 तो 170,
जैसे जैसे डोमिनेंट एलील इनहेंस होते जा रहे, बढ़ते जा रहे, क्या हाइट भी बढ़ती जा रही? हाइट बढ़ाने में रोल किसका है? डोमिनेंट एलील की नंबर का, क्वांटिटी का रोल है, इसलिए इसको क्वांटिटी करें। क्या हर डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन है? जैसे एक डोमिनेंट एलील भी आया तो उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया, दो आए तो उसने कंट्रीब्यूशन दिया, तीन आए तो उसने कंट्रीब्यूशन दिया। हर डोमिनेंट एलील अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता जाता है और इसी वजह से हाइट बढ़ती जाती है। क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आया? जब सारे डोमिनेंट एलील साथ साथ है, क्या मैक्सिमम आ गया? मिनिमम कब? सारे रिसेसिव है और बीच में जितने भी बने क्या सब इंटरमीडिएट बने? ये जो कैरेक्टर्स होते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, इनकी एक खास बात यह है कि ये इन्वायरमेंट से हाईली अफेक्ट होते हैं। वैसे इन्वायरमेंट से ये भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट से कुछ ज्यादा ही इंफ्लुएंस होते हैं, ज्यादा ही अफेक्टेड देखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, अगर अपने अंदर 8 डोमिनेंट एलील है तो 180 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये 180 सेंटीमीटर जो हमने लिखा है ये तो कंसेप्चुअली है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये 180 से कम भी आ सकती है। जैसे समझो, मान लीजिए मैंने 2 पर्सन लिए, दोनों में 8 डोमिनेंट एलील है, कितनी हाइट आनी चाहिए? लेकिन हो सकता है एक की हाइट कम भी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो 8 डोमिनेंट एलील है लेकिन प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो हाइट कम भी हो सकती है। ये तो हम बोले ना 8 में 180, ये तो एक आइडियल हाइट है, कितनी आनी चाहिए, लेकिन इससे भी कम आ सकती है। इवन कई बार तो इन्वायरमेंट एब्सेंट होता है, जैसे 8 डोमिनेंट एलील 180 आना चाहिए, लेकिन उस पर्सन में ग्रोथ हार्मोन ही ना बने। डोमिनेंट एलील तो बढ़िया है, भरपूर है, लेकिन अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं बना तो उसकी हाइट इनहेंस नहीं होगी, हो सकता है वो मिनिमम हाइट का ही रह जाए। तो जरूरी नहीं कि 8 है तो उतनी की उतनी हाइट आएगी, 8 होते हुए भी क्या हाइट मिनिमम आ सकती है? क्यों आ सकती है? क्योंकि यह इन्वायरमेंट वहां पे हो सकता है एब्सेंट हो, प्रॉपर एक्सप्रेशन ना हो। तो ये कैरेक्टर इन्वायरमेंट से बहुत अफेक्ट होते हैं। जैसे हम सबकी बात करें, हम सब में जितने भी हम यहाँ बैठे, सबके अंदर 8 डोमिनेंट एलील है। मान लीजिए सब में 8 डोमिनेंट एलील है, हम सबकी हाइट कितनी आनी चाहिए? 180, कंसेप्ट तो यही कहता है, लेकिन फिर भी क्या हम सबकी हाइट में वेरिएशन आ रहे हैं? वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? एक्सप्रेशन वेरी कर रहा होगा, और एक्सप्रेशन वेरी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि हो सकता है अपने अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो। अरे बात समझ में है बेटे? तो बताइए, क्या सेम अलील होते हुए भी एक्सप्रेशन वेरी कर सकता है? क्या हाइट वेरी कर सकती है? और ये इन्वायरमेंट से तो हाईली अफेक्ट हो। इन बच्चों क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के कई एग्जांपल्स होते हैं। इन क्वांटिटेटिव का एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने ह्यूमन हाइट लिया, ऐसे और भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर, उसके लिए बच्चों 3 जीन्स होती है। ह्यूमन की इंटेलिजेंसी, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए 25 जीन काम करती है। इसी तरह से ऐसे कई सारे और एग्जांपल होते हैं, जैसे प्लांट में फ्रूट कितने बनेंगे, उनका वेट कितना आएगा, प्लांट के अंदर फ्लावर की नंबर्स कितनी होगी, ऐसे कई कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स। कैटल्स में मिल्क कितना बनेगा? मान लीजिए किसी गाय में मिल्क प्रोडक्शन के सारे डोमिनेंट एलील साथ साथ है, तो वहां मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम आया, और मान लेते हैं हमने कहा 20 लीटर्स आया, 20 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हुआ। अब उस गाय को अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दो, प्रॉपर खाना पीना नहीं दो, तो क्या वो हमेशा 20 लीटर दूध देगी? क्या 20 लीटर से कम भी आ सकता है? क्योंकि आपने उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया। तो ये कैरेक्टर इन्वायरमेंट से हाईली अफेक्ट होते हैं, इनमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? मैं फिर पूछूंगा, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब? सारे डोमिनेंट। मिनिमम कब? और बीच में जितने भी सारे। अच्छा, किसकी नंबर ज्यादा होती है? इंटरमीडिएट। जैसे हम अपनी ह्यूमन हाइट को स्टडी करें, तो जिसकी मैक्सिमम हाइट होती होगी, जो सबसे ऊंचा पर्सन होता होगा, वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम जितने भी दिखते हैं सारे इंटरमीडिएट दिखते हैं। तो बताओ किसकी नंबर ज्यादा देखने को मिलती है? इंटरमीडिएट्स की नंबर यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाले भी कम मिलते हैं, मिनिमम वाले भी कम मिलते हैं। सबसे ज्यादा कौन देखे जाते हैं? जो कि इंटरमीडिएट हाइट्स के होते हैं, उनकी नंबर ज्यादा होती है। तो इंटरमीडिएट यहां पर मैक्सिमम अमाउंट में देखे जाते हैं। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है, ये दो तरह से हो सकते हैं। एक जीन वाले भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीन वाले भी हो सकते हैं। जैसे यहां कितनी जीन है? 5 जीन है, तो ऐसे कैरेक्टर को मैं लिखूंगा पॉलीजेनिक। पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे जीन वाला क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। अपनी हाइट पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का एग्जांपल। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर भी होते हैं जो कि मोनोजेनिक होते हैं। मोनोजेनिक
क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, और ये मैं आपको समझा चुका हूं, याद करो, भूलना नहीं है। हमने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझा था जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को पढ़ा था। अरे याद है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जैसे हमने तीन एग्जांपल लिए थे, चार एग्जांपल लिए थे। एक तो लिया था फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, फ्लावर कलर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, और फिदर कलर इन एंडेलुसियन पोल्स। याद है कुछ ऐसे? एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं। आर 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 स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, फ्लावर कलर को ले, दो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट, जीरो डोमिनेंट। बताओ, यहां कलर आता था रेड, यहां पिंक, यहां जैसे जैसे डोमिनेंट अलील कम होते जा रहे हैं, क्या कलर कम होता जा रहा है? कलर किस पे डिपेंड करता है? डोमिनेंट अलील की नंबर। क्या ये क्वांटिटेटिव है? लेकिन यहाँ जीन एक ही टाइप की जीन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोजेनिक। यहाँ जीन बहुत सारी है तो ये पॉलीजेनिक। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये पॉलीजेनिक ही सिखाऊंगा। मोनोजेनिक तो पहले बता चुका हूं, उसके एग्जांपल सारे बता चुके हैं। अब जो हम यहाँ सीखेंगे वो कौन से सीखेंगे? पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम यहां सीखने जा रहे हैं। अच्छा, पॉलीजेनिक वर्ड आ गया, क्या समझोगे? बहुत सारी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको हम पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में जो कैरेक्टर लिया जाता है शुड बी क्वांटिटेटिव, और जैसे ही मैंने क्वांटिटेटिव कहा इसमें ये सारी बातें अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? नहीं, उससे ज्यादा नहीं, वो मैक्सिमम इतनी है, उससे कम आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? इसमें एक तरफ लिख लीजिएगा क्वालिटेटिव, एक तरफ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एक तरफ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की तरफ लिखिएगा, दिस कैरेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन, this character is not depend on number of dominant allele, not depend on number of dominant allele। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लिखना सिकल सेल अनीमिया, ये इंपॉर्टेंट ही करना है। सिकल सेल अनीमिया, इसको मैं समझाऊंगा अभी, सिकल सेल अनीमिया। और दूसरा हाइटोपी प्लांट, हाइटोपी प्लांट, और भी बहुत सारे हैं। मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे, और सातों के सातों क्वालिटेटिव ही थे। मेंडल ने जितने भी लिखे सारे क्वालिटेटिव थे। हमने समझने के लिए बस एक दो एग्जांपल ले लिए। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर लिखिए, क्वांटिटेटिव, दिस कैरेक्टर is depend on, this character is depend on number of dominant allele, this character is depend on number of dominant allele, is depend on number of dominant allele। इंटरमीडिएट फॉर्म डेवलप, जैसे बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म बनते हैं तो इंटरमीडिएट फॉर्म डेवलप। एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो हम पढ़ेंगे अभी समझाने के लिए, थैलेसीमिया ये क्वांटिटी कैरेक्टर है, और दूसरा ले लेना ह्यूमन हाइट, ये भी क्वांटिटेटिव। और ये बना लो फटाफट।
क्वालिटेटिव में हमने एक एग्जांपल लिखा था सिकल सेल एनीमिया, और इधर हमने लिया था थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज में डिटेल में तो बच्चों आप लोग को डिजीज वाले चैप्टर में समझाएंगे, बस हम ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी को समझे। अगर हम सिकल सेल एनीमिया को समझे तो पहले तो मुझे बताओ हीमोग्लोबिन में टोटल चेन कितनी होती है? अरे भूलना नहीं था जल्दी। टोटल चेन कितनी होती है? 4। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा, क्या टोटल 4 होती है? सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया के केस में बीटा चेन बनती है या नहीं बनती? क्या बनती तो है, मतलब उसमें ये बीटा चेन बनती है, लेकिन बीटा चेन क्वालिटी वाइज थोड़ी खराब हो जाती है। छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। चेन तो बनी है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। चेन बनी है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए बच्चों सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी की दिक्कत आती है। क्या यहाँ चेन तो चारों है, क्वांटिटी की दिक्कत नहीं, किसकी दिक्कत है? क्वालिटी की दिक्कत है। इसीलिए ये कैरेक्टर तो बन जाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो सिकल सेल एनीमिया को तो हम क्वालिटेटिव नाम देते हैं। लेकिन जब आप बच्चों थैलेसीमिया पढ़ते हैं तो थैलेसीमिया के अंदर कितनी चेन होनी चाहिए? 4, 2 अल्फा 2 बीटा, यही होना चाहिए। लेकिन थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है, एक चेन बनती ही नहीं, जैसे एक बनी नहीं, कभी एक नहीं बनती, कभी 2 नहीं बनती। तो बताओ यहां पर क्वांटिटी कितनी बची? 3। तो क्या क्वांटिटी कम हो जाती है? और क्वांटिटी का चक्कर, इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो समझे क्या सिखाया मैंने? बताओ सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी की दिक्कत या क्वालिटी? क्योंकि इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन इसमें क्वालिटी के नहीं, इसमें तो क्वांटिटी नहीं बनती है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ये याद रखना बेटे, सब अच्छे से सुन लेना। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो ये एग्जांपल आप अच्छे से याद रखना कौन किसका एग्जांपल होता है। अब बच्चों हम सीखने जा रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसी को हम एक नाम और दे देते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक कहे या क्वांटिटेटिव कहे, बात देखिए। पॉलीजेनिक, पहले तो वर्ड सबको क्लियर होना चाहिए। पॉलीजेनिक में जीन बहुत सारी, जैसे बच्चों ये जीन नंबर 1 है, जीन नंबर 2 है, जीन नंबर 3 है, एक से ज्यादा जीन है, और ये सारी जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। लेकिन सबसे मजे की बात, यहां पर जो कैरेक्टर चूज किया जाएगा वो कैरेक्टर शुड बी क्वांटिटेटिव। यहां जो कैरेक्टर होता है वो क्वांटिटेटिव होना बहुत जरूरी है। तो कई सारी जीन मिलकर एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसी को बच्चों हम कह देते हैं पॉलीजेनिक। नाम से बहुत समझ में आता है, पॉलीजेनिक मतलब जिसमें जीन बहुत सारी। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक वर्ड पूछ रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा। यहां पर एक जीन है और कैरेक्टर बहुत सारे हैं। सबको वर्ड आना चाहिए, एक जीन मैनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपिक। एक जीन के कई अलील है, मल्टीपल एलील। क्या तीनों में डिफरेंस समझ में आता है? वन जीन मैनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपिक। वन जीन मैनी अलील्स, मैनी जीन्स वन कैरेक्टर, पॉलीजेनिक। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलीजेनिक, जिसमें जीन काफी सारी होगी, एक से ज्यादा होगी। अच्छा, एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में वहां लिखा है मोर देन 2 लिखा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? मोर देन 2, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं होता। एक से ज्यादा भी है, अगर 2 जीन भी आ गई ना तो पॉलीजेनिक में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? लेकिन एनसीईआरटी में मोर देन 2 लिखा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ होती है कि 3 और मोर देन 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं। 2 से ज्यादा है तब भी हम उसको पॉलीजेनिक मानते हैं। अब यहां जो कैरेक्टर लिया वो क्वांटिटेटिव लिया। जैसे मैंने कहा कैरेक्टर क्वांटिटेटिव है, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। क्या डोमिनेंट एलील की नंबर पर डिपेंड करेगा? मैक्सिमम कब? सारे डोमिनेंट। मिनिमम कब? क्या इंटरमीडिएट मिलेंगे? क्या हर डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन होगा? इन्वायरमेंट से अफेक्ट होंगे। वही बातें जो मैं भी आपको समझा रहा था, वो सारी बातें यहाँ आएगी। और ये एनसीईआरटी में यही सब बातें यहाँ लिखिए। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें पहले हम बात करें फिनोटाइप। यहां पर जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, अच्छा पहले हम फिनोटाइप का फॉर्मूला याद करो, 2 की पावर n लिखा करते थे, कुछ याद है? अच्छा, फिनोटाइप का पहले फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n, लेकिन यहां अलग है 2n+1।
क्योंकि फिनोटाइप तो चेंज होते रहते हैं और फिनोटाइप चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला भी यहां पर चेंज होगा। अगले नंबर पे हम लेते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का फॉर्मूला बोलो, 3 की पावर n। पहले ये होता था, अब क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जीनोटाइप चेंज नहीं होते। अच्छा, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बोलो बच्चों, पहले क्या थे? 4 की पावर n। अब क्योंकि चेकरबोर्ड तो वही बनना है, मतलब सब कुछ बातें वही रहेगी, केवल फिनोटाइप चेंज होते रहेंगे। तो फिनोटाइप का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, 2n+1। इन पॉलीजेनिक के कई सारे एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कर्नेल कलर ऑफ वीट। वीट के अंदर कर्नेल कलर, इस कर्नेल कलर को कंट्रोल करने का काम 2 जीन्स करते हैं। अच्छा, जीन कितनी है? 2। कैरेक्टर 1, तो पॉलीजेनिक होती है। बात आती है कर्नेल कलर होता क्या है। अगर बच्चों मान लीजिए ये वीट के ग्रेन्स है, ये वीट का ग्रेन है, इस ग्रेन के बाहर ऐसी एक कोटिंग होती है, ऐसे बाहर पतली सी कोटिंग होती है। गेहूं का जो दाना है उसके बाहर एक पतली सी कोटिंग लगी होती है, उसी पतली कोटिंग को कर्नेल कहा जाता है। और इस कर्नेल का कलर अलग अलग हो सकता है, रेड, इंटरमीडिएट रेड, लाइट रेड, व्हाइट, ऐसे कई सारे। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे और वो है ह्यूमन स्किन कलर। अच्छा, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन्स है। इसी तरह से ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करने के लिए 5 जीन्स है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करने का काम 25 जीन्स है ना। तो बहुत सारी जीन मिलकर इंटेलिजेंट बनाती है, ऐसे बुद्धिमान नहीं बने। तो 25 जीन मिलकर यहाँ इंटेलिजेंट बनाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीन होना सब कुछ नहीं है। हाँ, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब जाके काम होना है। हम सबके अंदर अच्छी अच्छी जीन रखी है, इंटेलिजेंसी की बढ़िया बढ़िया जीन है, लेकिन जीन से केवल काम नहीं चलेगा, उसको एक्सप्रेस कराना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना। तो एक्सप्रेशन तो कराना पड़ेगा। चलिए, इन सारे में से आपकी एनसीईआरटी में केवल ये एग्जांपल सीधा रखा है। स्किन कलर को आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, तो हम भी बच्चों इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 2 जीन का समझाऊंगा ताकि 3 जीन समझना आसान हो जाए। क्लियर? तो कुछ बातें लिख लो। पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। हाँ, जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बस वो एनसीईआरटी वाली है, वही लिख रहा हूं। इन दिस इनहेरिटेंस, 2 or more than 2 genes, एनसीईआरटी में 3 लिखा है लेकिन आप 2 ही ध्यान रखो। In this inheritance, 2 or more than 2 genes regulate, 2 or more than 2 genes regulate one quantitative character, regulate one quantitative character, one quantitative character. आगे लिखो। In this inheritance, phenotype is depend on, phenotype is depend on number of dominant allele. Phenotype is depend on number of dominant allele. आगे लिखो। Each dominant allele, each dominant allele contribute, each dominant allele contribute in the development of, contribute in the development of phenotype, contribute in the development of phenotype. Maximum expression is obtained, maximum expression is obtained when, maximum expression is obtained when all dominant allele of, all dominant allele of all genes, of all genes must be present together. All dominant allele of all genes must be present together. सभी जीन के सभी डोमिनेंट एलील साथ होना चाहिए। मिनिमम एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन, minimum expression is obtained when recessive alleles of all gene, recessive alleles of all gene must be present together, must be present together. और एक और कंडीशन होती है, और
suitable environment is absent और suitable environment absent है तब भी बच्चों मिनिमम एक्सप्रेशन आगे लिखो in this character phenotype is depend on number of dominant in this inheritance phenotype is highly affected by environment. Phenotype is highly affected by environment. Okay? अच्छा इसमें फॉर्मूला टाइप्स ऑफ फिनोटाइप फॉर्मूला क्या चलेगा बच्चों 2n+1 जीनोटाइप के लिए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 की पावर है एग्जाम्पल पॉलीजेनिक एग्जाम्पल उसमें फर्स्ट कर्नेल कलर ऑफ व्हीट टू जीन्स ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन्स ह्यूमन हाइट 5 जीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंसी 25 जीन और इनमें से एक सबसे अच्छे से याद रखना वो तो याद होना ही चाहिए कौन सा स्किन कलर ना एनसीईआरटी में लिखा है तो ये तो सबको याद होना चाहिए स्किन कलर 3 जीन्स वाला ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में लिखा है वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है इनके ना हम तो कुछ खास स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहे आगे लिखो डिटेल स्टडी ऑफ polygenic inheritance done by Nielsen Ahel साइंटिस्ट का नाम इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है सीधी सी बात तो एनसीईआरटी में होता वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे लिखो he studied kernel color of wheat this character is controlled by 2 polygenes निल्सन अहेल पेरेंट्स ने हम यहाँ पे बच्चों क्रॉस करना समझ रहे हैं हम ये कर्नेल कलर को ही डिटेल में समझ रहे हैं कर्नेल कलर को कंट्रोल करने का काम कितनी जीन्स करती हैं 2 जीन्स अब ये जो 2 जीन्स है जिस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है वो कैरेक्टर याद रखिएगा क्वांटिटेटिव है मैं एक तरह से आप लोगों को फिर से डायहैबिटोस ही समझा रहा हूँ पहले जो मैंने डायहैबिटोस मेंडल के टाइम पे समझाया था वो क्वालिटी वाले कैरेक्टर का था और आज जो मैं आपको डायहैबिटोस समझाने जा रहा हूँ वो क्वांटिटी वाले का इतना सा फर्क है पहले कैरेक्टर कौन सा लिया था क्वालिटी आज जो कैरेक्टर है वो क्वांटिटी ये डिफरेंस है तो मैं आपको क्वांटिटी वाला डायहैबिटोस सिखाने जा रहा हूँ जब भी क्रॉस कराते हैं तो एक में बच्चों मैक्सिमम एक्सप्रेशन लिया एक में मिनिमम लिया अच्छा मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है हमने समझ लिया है जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील साथ हो सारे डोमिनेंट एलील साथ है तो यहाँ 2 जीन है तो मैंने जीनोटाइप लिखा ए बी बी मिनिमम वाले के लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे जब बच्चों सारे डोमिनेंट एलील है तो यहाँ पर
कर्नेल कलर जो आता है वो रेड कलर आता है, और यहाँ जो कर्नेल कलर आता है वो व्हाइट कलर का। मतलब हम इस रेड वर्सेस व्हाइट का क्रॉस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जब क्रॉस करेंगे पेरेंट्स का तो F1 जनरेशन बनेगी। इस F1 का जीनोटाइप आप ही बताओ क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यही बनेगा। ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, ये जीनोटाइप आएगा। अब मुझे बताओ कैरेक्टर क्वालिटी वाला है या क्वांटिटी? क्वांटिटी। बताओ डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी कितनी है? यहाँ कितनी थी? यहाँ क्या क्वांटिटी कम हो गई? और क्वांटिटी कम होने की वजह से फिनोटाइप भी यहाँ पर मिलता है थोड़ा सा डाउन, और यहाँ मिलता है इंटरमीडिएट रेड। अगर ये कैरेक्टर क्वालिटी वाला होता, मेंडल वाला होता, तो यहाँ रेड ही आता, लेकिन ये कैरेक्टर चेंज है, इसीलिए यहाँ पर फिनोटाइप इंटरमीडिएट रेड आता है। अब बच्चों F1 से हमें F2 जनरेशन निकालना है। F1 से F2 निकालना है तो हम सभी जानते हैं इसका करा देते हैं सेल्फिंग। जैसे मैंने वर्ड बोला सेल्फिंग, क्या सेम जीनोटाइप का क्रॉस होगा? मतलब ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, नाउ क्रॉस विद ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। जब इस क्रॉस को हम सोल्व करते हैं, आप पहले मुझे बताओ इधर से कितने टाइप्स के गेमेट बने? 4। इधर से 1 2 3 4, बोलो इधर से 4। अगर हम ये पूरा चेकरबोर्ड सोल्व करें तो क्या यहाँ 16 का चेकरबोर्ड बनेगा? अब वो 16 का चेकरबोर्ड हमें नहीं बनाना है, हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा करेंगे, 16 का चेकरबोर्ड नहीं बनाएंगे। इसमें बच्चों हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से और ले लेते हैं। इस 16 के चेकरबोर्ड को समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा जीनोटाइप, यहाँ जीनोटाइप, और मैं यहाँ लिखाऊंगा इस जीनोटाइप में नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील कितने कितने हैं, वो सारी बात। सबसे पहले हम जीनोटाइप की बात करें। बताइए जीनोटाइप, यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस से कितने जीनोटाइप बन सकते हैं? 9। और वो 9 शायद आपको याद भी है, रेशियो भी याद है, अरे कई बार बोल चुके हैं हम, 1 2 2 4 1 2 1 2। जब जब 16 का चेकरबोर्ड बनेगा जीनोटाइपिक रेशियो वही आता है, 1 2 2 4 1 2 1 2। अब मैं उसी जीनोटाइप को यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने जीनोटाइप में सबसे पहले लिखा ए बी बी, फिर यहाँ लिखा ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए बी स्मॉल बी, फिर लिखा ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ ले लिए सारे के सारे रिसेसिव। ये बच्चों मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 जीनोटाइप, बस मैंने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ डोमिनेंट एलील 4 है, काउंट कर लो 1 2 3 4, यहाँ बोलो 3, यहाँ बोलो 3, अरे 3 है ना इसका भी, बोलो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ यहाँ, और लास्ट में बस मैंने ऐसे अरेंज कर दिया कि डोमिनेंट एलील कम होते जाए। मैंने इस तरह से यहाँ जीनोटाइप लिखा है। सबसे पहले मुझे बताओ इस 16 का चेकरबोर्ड अगर मैं बनाता तो ये जीनोटाइप मुझे कितनी बार? सोचो, दिमाग लगाओ अब तो, एक ही बार। और ये तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। दोनों पेयर होमोजाइगस है तो एक बार, एक होमो एक हेट्रो 2 बार, दोनों हेट्रो 4 बार। अरे सिखा रखा है सर। बताओ ये जीनोटाइप कितनी बार? 2 बार। कैसे पता किया? एक होमो एक हेट्रो। बताओ ये 4 बार, ये एक बार। अरे दोनों होमोजाइगस है, बोलो ये 2 बार, ये 2 बार, और ये 1 बार। और देखा जाए तो ये वही है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अरे आगे पीछे हो गया, बस है तो वही। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या क्या फिनोटाइप बनते होंगे, उन फिनोटाइप को लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या चारों डोमिनेंट एलील है? चारों डोमिनेंट एलील है, फिनोटाइप कौन सा आएगा? रेड। ये आ गया रेड। बताओ यहाँ, अच्छा डोमिनेंट एलील क्या 3 आ गए, तो थोड़ा सा फिनोटाइप डाउन होगा, और यहां पर आ जाता है लाइट रेड। या एक तरह से ये इंटरमीडिएट टाइप का ही है, लेकिन इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड बोले लाइट रेड। इसमें कितने डोमिनेंट एलील है? अरे 3, तो इसमें भी लाइट रेड ही आएगा। यहाँ एक खास बात ये है, 3 डोमिनेंट एलील है, 3 डोमिनेंट है तो लाइट रेड ही आएगा। क्लियर? बताओ डोमिनेंट एलील कितने हैं? यहाँ यहाँ, तो इन सब से फिनोटाइप एक जैसा ही बनेगा। और यहाँ 2 डोमिनेंट एलील है तो यहाँ बन जाएगा इंटरमीडिएट रेड। ये इंटरमीडिएट रेड बनेगा। बताओ यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है तो यहाँ पर फिनोटाइप बनेगा लाइट रेड, यहाँ भी लाइट रेड, और यहाँ बन जाएगा व्हाइट। एक बात आपने बड़ी अच्छी नोटिस की होगी, डोमिनेंट एलील जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, फिनोटाइप की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। बताओ फिनोटाइप किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील की नंबर पर। डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। बताओ ये कैरेक्टर कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव।
अब मैं यहां पर इसका फिनोटाइपिक रेशियो आपके सामने लिखता हूं। फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, रेड कितने टोटल? 1। अब गिन के बताना, लाइट रेड 2 ये है, 2 ये है, टोटल 4, तो ये 4 बन जाएंगे। अब फिर बताओ इंटरमीडिएट है 4 5 6, तो ये टोटल 6 बनेंगे। बताइए, ये 4 और ये 1। यहां का फिनोटाइपिक रेशियो थोड़ा अलग आया, और वो क्या आया? 1 4 6 4 1। मतलब पहले रेशियो बढ़ा और फिर रेशियो घटा। पहले रेशियो क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, फिर रेशियो घटता है। तो यहाँ रेशियो पहले बढ़ता है, फिर यहाँ पर घटता है, और बड़ा सिस्टमेटिक रेशियो आता है। जिस प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शनल में डिक्रीज भी होता है। इस पूरे फिनोटाइपिक रेशियो में अब दिमाग लगा के आप मुझे बताइए, पेरेंटल कितने? सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ अब तो। हाँ, बताओ पेरेंटल कौन कौन से हैं जहां पर रेड और व्हाइट? बताओ, ये रेड कौन सा? पेरेंटल। अच्छा, व्हाइट कौन सा? तो बताओ पेरेंटल कितने? 2। अब बच्चों एक बात आज अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, हम कितनी भी जीन का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े, पेरेंटल हमेशा और हमेशा 2 हो। मैंने 2 जीन का समझाया तब भी पेरेंटल 2 ही आए, 3 जीन का समझाऊंगा तब भी पेरेंटल 2 ही आएंगे, 4 जीन का तब भी 2, 5 जीन का तो पेरेंटल फिक्स होते हमेशा और हमेशा 2 2 2 ही रहेंगे, पेरेंटल 2 ही रहते। अच्छा, इस मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाले में, ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन है रेड वाला, ये सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है। इसमें डोमिनेंट अलील कितने? बोलो बोलो। अरे 4 डोमिनेंट अलील है। अच्छा, मिनिमम वाले में कितने? अब फिर क्वेश्चन को ध्यान सुनना, जिनकी नंबर सबसे ज्यादा है उसमें डोमिनेंट, जिनकी नंबर सबसे ज्यादा है, बताओ नंबर 1 4 6 4 1, क्या इनकी नंबर 6 सबसे ज्यादा है? इसमें डोमिनेंट अलील 2। फिर पूछता हूं, क्या मैंने पूछा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन वालों में डोमिनेंट अलील 4, मिनिमम वाले में जिनकी नंबर सबसे ज्यादा है उसमें डोमिनेंट अलील, नंबर सबसे ज्यादा यहां है तो इसमें डोमिनेंट अलील कितने आ जाएंगे? 2। अब बच्चों यहां पर ये जितना भी हमने सीखा है इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो सबको याद आ गया होगा, 1 4 6 4 1। जीनोटाइपिक रेशियो बोलो, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। जीनोटाइपिक रेशियो तो यही रहता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, सोच समझ के जवाब देना। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बोलो बच्चों। हाँ, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला चाहे तो ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, या 2n+1 से भी सोल्व कर सकते हो। 2 जीन्स का है तो 2 × 2 + 1 = 5। अगले नंबर पे लेता हूं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, बोलो। अरे बोलो, 3 का स्क्वायर क्या 9 आ जाएगा? और चाहे तो इसको काउंट कर लोगे तो 9 ही होगा। अगला क्वेश्चन मेरा, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 की पावर 2 = 16, तो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। फिर अगला इसी में मैंने लिया परसेंटेज ऑफ पेरेंटल प्लांट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, बोलो कितने परसेंटेज? पेरेंटल कितने हैं? केवल और केवल 2। अब 2 तो याद रहता है, लेकिन अपॉन में क्या लिखा जाए? जितने भी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है उसको अपॉन में लिख देंगे, तो 2/16। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 12.5। सोल्व कर सकते हैं। ये जितनी बातें समझा ये सब ध्यान रखना है। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया। इस ग्राफ के अंदर इधर तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील कितने कितने हैं, और उसके रिस्पेक्ट में यहां पर फिनोटाइप क्या चला वो हम लिखते हैं। अच्छा, डोमिनेंट अलील की नंबर बताइए, मिनिमम कितनी? 0, उससे ज्यादा 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4, तो 0 1 2 3 4। अच्छा, फिनोटाइप कितने कितने? 1 4 6। अब ये ग्राफ बनाना समझ लेना बेटे, 2 जीन्स का समझा रहा हूं, 3 जीन में आपको सब कुछ खुद ही करना होगा। बताइए, 0 डोमिनेंट अलील है, बताओ कितना आया? 1, तो 0 डोमिनेंट अलील में मैं 1 पे टिक कर रहा हूं। अब बता देना 1 के रिस्पेक्ट में फिनोटाइप 4, तो 4 पे टिक कर दिया। बताओ 2 के रिस्पेक्ट में फिनोटाइप 6, तो 6 पे टिक कर दिया। 3 के रिस्पेक्ट में फिनोटाइप 4, तो 4 पे टिक कर दिया। 4 के रिस्पेक्ट में फिनोटाइप 1, तो 1 पे टिक कर दिया। अब बच्चों इन सारे पॉइंट्स को अगर हम अरेंज करें तो यहां अरेंज करने के बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे कि कोई बेल बना रखी है, तो बेल शेप ग्राफ बनता है, और यही बेल शेप ग्राफ शो करता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेल शेप ग्राफ बना, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इतना सारा समझाने के बाद आप लोगों को याद क्या रखना है? एक तो सबसे पहले, कर्नेल कलर कितनी जीन से कंट्रोल होता है? 2 जीन से। फिनोटाइपिक इशू क्या आया? 1 4 6 4 1।
एग्जाम में हो सकता है ये रेशियो लिखा जाए, यहां से 4 को हटा के लिख देंगे एक्स एक्स और पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 4। अरे ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर ये पूछेंगे पेरेंटल कितने बनते हैं, तो पेरेंटल हमेशा और हमेशा 2 ही बनते हैं। मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाले में डोमिनेंट एलील, मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाले में डोमिनेंट एलील। अरे मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब सारे डोमिनेट हो तब तो आता है 4। मिनिमम वाले में जिनकी नंबर सबसे ज्यादा उसमें 2। बात समझ गए। और जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ते जा रहे हैं, क्या फिनोटाइप की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये फिनोटाइप नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करता है। बना लो इसको। डार्क रेड तो इससे ज्यादा डार्क थोड़ी हो सकता है, इससे तो कम ही आएगा। यहां पे लिख सकते हो वेरी लाइट रेड, लाइट रेड हो जाओ वेरी लाइट। बोलो।
हो गया कंप्लीट? हो गया? ये जो बच्चों हमने समझा था ये 2 पॉलीजीन्स का समझा है, जिसमें रेशियो 1:4:6:4:1 आया। अब बच्चों अगला जो क्लोज हम लेते हैं वो 3 जीन्स का लेते हैं, लेकिन उस 3 जीन्स में समझने में टाइम लगता है, तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। चलिए। हाँ, नहीं हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। देखो, चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लो, लिखिए। अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय a quantitative character is controlled by 4 polygenes. A quantitative character is controlled by 4 polygenes. 4 polygenes. Find out probability of parental phenotype in F2 generation. Find out probability of parental phenotype in F2 generation. आगे आंसर। पेरेंटल कितने होते हैं? पेरेंटल की नंबर हमेशा 2 ही रहती है। अच्छा, ये तो फिक्स है कि 2 है, लेकिन इसके अपोन में क्या लिखा जाए ये इंपॉर्टेंट होता है। अपोन में क्या लिखा जाता है? जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 की पावर कितनी दिन से कंट्रोल हो रहा है? 4। तो आंसर आएगा 256। अब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 2/256 आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों एम्स में बहुत बार पूछा गया था। एम्स में ये क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन आज के टाइम पर एम्स के एग्जाम नहीं होती, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। बस उसमें यही याद रखना होता था, पेरेंटल 2 है, बच्चे उसमें ये भूल जाते थे कि अपॉन में क्या लगा है। तो अपॉन में क्या लिखते हैं? जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन लिखो। in the inheritance of quantitative character in F2 generation, 17 phenotypic categories are obtained. In F2 generation 17 phenotypic categories are obtained. 17 phenotypic categories are obtained. This character is controlled by how many polygenes? Controlled by how many polygenes? जीन। जीन कितने हैं? 2 जीन है। जीन क्या आंसर आएगा? हाँ, 8। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 17 फिनोटाइपिक कैटेगरी। फिनोटाइप का फॉर्मूला बोलो बच्चों। 2n+1। अच्छा, फिनोटाइप यहाँ पर कितने आए? 17 इज इक्वल टू 2n+1। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2n = 8।
16 और n की वैल्यू सोल्व करोगे तो 8 पॉलीजेंस। अब बच्चों क्वेश्चन है बहुत आसान, कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं आते। तो ये ध्यान रखना, क्वालिटेटिव कैरेक्टर ढंग से पढ़ना बेटे। क्वालिटेटिव कैरेक्टर है फिनोटाइप 2 की पावर है, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो तो फिनोटाइप 2n+1। और कुछ नहीं कहा जाए तो आप कैरेक्टर क्वालिटी लोगे या क्वांटिटी, कुछ नहीं कहा जाए तो मेंडल वाला वही क्वालिटेटिव कैरेक्टर लेके सोल्व करेंगे, क्वांटिटी वाले कैरेक्टर कम ही मिलते हैं। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर n क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए 2n+1 लगाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।